हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मॉर्निंग अपडेट में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ प्रमुख खबरें, जिनमें शामिल हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2020 होगी स्थगित। अब बेसिक और माध्यमिक स्कूल जुलाई में ही खुलेंगे। लॉकडाउन में क्या खुला क्या बंद, जानें। बुजुर्गों को भी मिलेगा मिड डे मील। संक्रमित शिक्षकों को नहीं मिल रहा स्वास्थ्य लाभ का समय। कोरोना से निपटने को पंचायतों को मिले 9,000 करोड़। चुनाव के दौरान मृत कर्मियों के परिवार को मिलेगी इतनी राशि। यूपीसीईटी स्थगित, अब 31 मई तक आवेदन। आइए दोस्तों, खबरें देखते हैं विस्तार से। इसके पहले आपसे कहूँगा कि खबरों से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे हैं किंग्समैन यह पर खबरें विस्तार से। लखनऊ, कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2020 स्थगित की जाएगी। परीक्षा और डेवलपर्सरी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने टेट को कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आरबी सिंह ने बताया कि परीक्षा स्थगित करने का प्रस्ताव मिला है। इस पर आधारित सहमत बन गई है। इसका आदेश 1-2 दिन में जारी किया जाएगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 मई से टेट के ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं, जबकि 25 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित थी। दरअसल पंचायत चुनाव के बाद गांव में संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। कर्फ्यू हटाने पर गांव में संक्रमण में और तेजी आ सकती है। वहीं 14 मई को ईद का त्यौहार है। ऐसे में कोई खतरा न लेते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि यूपी में 30 अप्रैल के बाद से ही आंशिक कोरोना कर्फ्यू है। इसका असर यह हुआ कि कोरोना के सक्रिय मामलों में 60,000 की कमी आई है। ये भी जाने 10 पॉइंट में जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। बता दें कि 29 अप्रैल को योगी सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था और फिर 3 मई को 2 दिनों के लिए इसे और बढ़ाकर गुरुवार 6 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया। इसके बाद 5 मई को इसकी मियाद सोमवार मतलब 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दी गई, जिसके एक दिन पहले ही लॉकडाउन 17 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार 1,000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार 10 गुना ज़्यादा जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर है, 20 मई तक बंद रहेंगे निजी व सरकारी शैक्षणिक संस्थान। प्रदेश में माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के सभी शिक्षण संस्थान एवं कोचिंग सेंटर 20 मई तक बंद रहेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित टीम 9 की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते बेसिक शिक्षा विभाग के पहले से 8वीं तक के सभी स्कूलों को 20 मई, माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों, उच्च शिक्षा विभाग के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के साथ कोचिंग संस्थानों को 15 मई तक बंद करने का आदेश जारी किया था। शनिवार को टीम 9 की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इसे 20 मई तक बढ़ाया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में 20 मई से ग्रीष्मावकाश शुरू हो जाएगा। ऐसे में अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के स्कूल जुलाई में ही खुलेंगे। ऑनलाइन क्लास भी स्थगित रहेगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि महाविद्यालयों और विद्यालयों के साथ यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में जल्द निर्णय किया जाएगा। कोविड-19 के नियंत्रण के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग इंस्टीट्यूट में 20 मई तक अवकाश रखा जाए। इस अवधि में ऑनलाइन भी संचालित न की जाएँ कक्षाएँ। विगत 24 घंटे की अवधि में 23,333 नए केस आए हैं, जबकि इसी अवधि में 34,636 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 2,33,981 एक्टिव केस हैं, जो कि बीते 30 अप्रैल की तुलना में 77,000 कम हैं। अब तक 12,54,045 प्रदेशवासियों ने कोरोना को हराकर आरोग्यता प्राप्त की है। प्रदेश में टेस्टिंग और ट्रेसिंग का अभियान चल रहा है। 4,29,53,900 टेस्ट करने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। बीते 24 घंटे में 2,29,186 टेस्ट संपन्न हुए, जिसमें 1,11,000 RT-PCR टेस्ट शामिल हैं। हमें टेस्टिंग को तेज करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाए जाने की कार्रवाई तेज की जाए। बेड, चिकित्सा उपकरण, मानव संसाधन को दोगुना किए जाने की दिशा में कार्रवाई की जाए।
कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत हमें चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। बेड्स, चिकित्सा उपकरण, मानव संसाधन को दोगुना किए जाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई की जाए। ऑक्सीजन की बेहतर होती आपूर्ति के दृष्टिगत L2 और L3 श्रेणी के अस्पतालों में 1 लाख बेड की क्षमता करने की कार्रवाई तेज की जाए। अगले कुछ दिनों में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 15,000 ऑक्सीजन बेड और बढ़ाए जाने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में भी तेजी से कार्रवाई की जाए। निजी अस्पतालों का भी सहयोग लिया जाए। सभी 75 जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर 24/7 नजर रखी जाए। बीते 24 घंटों में 950 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति वितरण कराया गया है और उसे बढ़ाए जाने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। लखनऊ और कानपुर व आसपास के जिलों के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस की आपूर्ति कराई गई है। इसी प्रकार सहारनपुर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर आदि निकटस्थ जिलों के लिए बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं। वाराणसी के लिए 40 टन ऑक्सीजन कल भेजी गई है। गोरखपुर व आसपास के जिले के लिए विशेष ट्रेन चलाए जाने की तैयारी है। ऑक्सीजन ऑडिट की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में कुछ हॉस्पिटलों में औसत से कई गुना अधिक ऑक्सीजन की खपत की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग स्तर से ऐसे हॉस्पिटल से समन्वय बनाते हुए खपत को संतुलित करने की कार्रवाई की जाए। होम आइसोलेशन में उपचाराधीन कोविड मरीजों व अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त नॉन कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति कराने के समुचित प्रबंध किए जाएं। घरों में आपूर्ति के लिए मरीज की कोविड पॉजिटिविटी रिपोर्ट, कोई अन्य जांच लक्षण युक्त होने अथवा चिकित्सक का परामर्श के आधार पर तत्काल ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जाए। कोविड को हराकर स्वस्थ हुए लोगों में मानसिक व शारीरिक समस्या होने के केस सामने आए हैं। इन पोस्ट कोविड समस्याओं के त्वरित निदान के उद्देश्य से सभी 75 अस्पतालों में पोस्ट कोविड हॉस्पिटल का संचालन किया जाए। यहां मनोचिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट की तैनाती की जाए ताकि आवश्यकता अनुसार लोग इनसे परामर्श प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य विभाग के स्तर से इसकी व्यवस्था अगले 2 दिवसों में करा ली जाए। अब तक 1,37,22,160 वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सभी नागरिकों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। अब तक 1,37,22,160 डोज लगाए जा चुके हैं। 18 से 44 आयु वर्ग के 1,17,327 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। अब सोमवार से 11 नए जिलों सहित कुल 18 जनपदों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण संचालित होगा। वैक्सीन वेस्टेज को शून्य रखने के लक्ष्य के दृष्टिगत टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था के साथ ही संबंधित लोगों से 1-2 दिन पूर्व संपर्क कर लिया जाए। लोगों के उत्साहवर्धन के लिए जनप्रतिनिधिगण भी टीकाकरण केंद्रों पर व्यवस्था का निरीक्षण करें। भविष्य की चुनौतियों के दृष्टिगत चिकित्सीय मानव संसाधन की उपलब्धता के लिए नियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल, पैरामेडिकल, अंतिम वर्ष इंटर्न प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके युवा, सेवानिवृत्त, अनुभवी लोगों की सेवाएं ली जानी चाहिए। इस संबंध में चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री स्तर से इसकी विस्तृत समीक्षा कर ली जाए। प्रदेश में रेमडेसिविर सहित जीवन रक्षक मानी जा रही सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। भारत सरकार ने 16 मई तक के लिए 4,95,000 वायल आवंटित किए हैं। सरकारी कोविड अस्पतालों में यह इंजेक्शन पूर्णतः निःशुल्क है। निजी अस्पतालों को जरूरत के अनुसार डीएम, सीएमओ द्वारा इसकी उपलब्धता कराई जा रही है। सभी जिलाधिकारी और सीएमओ यह सुनिश्चित करें कि जब भी किसी मरीज को यह इंजेक्शन दिया जाए तो वहां नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ एक चिकित्सक भी उपस्थित हो। इस जीवन रक्षक दवा की मांग, आपूर्ति और खपत का पूरा विवरण रखा जाए। 108 सेवा की 75% एम्बुलेंस कोविड के लिए आरक्षित। कोविड और नॉन कोविड मरीजों के लिए सभी जिलों में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। 108 सेवा की 75% एम्बुलेंस कोविड के लिए आरक्षित हैं। इसी प्रकार 100 वाहन भी लगाए गए हैं। अंत्येष्टि की क्रिया पूरे सम्मान के साथ निःशुल्क कराई जाए। जनहित से जुड़ी इस व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। निजी एम्बुलेंस की श्रेणीवार दरें तय कर प्रभावी ढंग से लागू कराई जाएं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। इसके लिए फायर विभाग के वाहनों का भी उपयोग किया जाए। मास्क अनिवार्य उपयोग के संबंध में प्रवर्तन की कार्रवाई प्रभावी ढंग से रखी जाए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समेत पूरी सक्रियता से कार्य करें। औद्योगिक इकाइयों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गतिविधियां संचालित की जाए। कोविड संक्रमण से ग्रस्त ज्यादातर लोग समुचित चिकित्सीय परामर्श से होम आइसोलेशन में रहते हुए स्वस्थ हुए हैं। बहुत कम संख्या में ऐसी है जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। होम आइसोलेशन में उपचाराधीन लोगों को मेडिकल किट समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराएं। कतिपय जिलों में इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। आईसीसीसी और सीएम हेल्पलाइन पर हर दिन ऐसे मरीज से संवाद स्थापित करें। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए टेली कंसल्टेशन व्यवस्था को और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। नई दिल्ली स्कूली बच्चों की तरह अब बेसहारा बुजुर्गों के लिए भी मिड डे मील की तैयारी कर रही है। अगस्त से देश के कुछ चुनिंदा नगर निकायों और ग्राम पंचायतों से बुजुर्गों के लिए इस मिड डे मील योजना की शुरुआत करने की तैयारी है। 3 से 4 साल में इसे देश भर में लागू करने की पूरी योजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने की इस योजना का रोड मैप फिलहाल तैयार कर लिया है। इस मिड डे मील योजना के लिए बजट में प्रारंभिक तौर पर करीब 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस पोषण अभियान के लिए राशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से ली गई है, जिसका सृजन बैंकों और वित्तीय निकायों की
अनक्लेम्ड मनी से किया गया है। मौजूदा समय में यह कोष हजारों करोड़ रुपए का होगा। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस स्कीम का उद्देश्य ऐसे सभी बुजुर्गों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना है जो असहाय हैं। इस भोजन में वह सारी सामग्री शामिल होंगी जो पौष्टिक व उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होंगी। बुजुर्गों को भोजन उपलब्ध कराने का यह जिम्मा नगर निकायों व ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है, जो ऐसे बुजुर्गों को चिन्हित कर उन्हें भोजन उपलब्ध कराएंगे। खाना कैसे तैयार होगा यह पंचायतों और नगर निकायों पर निर्भर करेगा। फिलहाल देश में बुजुर्गों की संख्या लगभग 12 करोड़ और 2050 तक इनकी संख्या 31 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है। सरकार ने योजना को दिया अंतिम रूप, अगस्त से हो सकती है इसकी शुरुआत। प्रयागराज, कोरोना पर नियंत्रण के लिए परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। वह कोविड कंट्रोल रूम में ड्यूटी दे रहे हैं। पिछले दिनों कई शिक्षक ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो गए थे, वही सभी आइसोलेशन में थे, तभी दोबारा ड्यूटी पर बुलाया जाने लगा। शासन का निर्देश है कि 28 दिन बाद ही स्वस्थ होने पर ड्यूटी के लिए किसी कर्मचारी को बुलाया जाए। पीड़ित शिक्षक उमा शंकर यादव का कहना है कि कमजोरी व अन्य समस्याएं अभी बनी हुई हैं। डॉक्टर ने सावधानी बरतने व आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी है। 92 अध्यापकों का अप्रैल का वेतन भी रोक दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के जिला संयुक्त मंत्री अफरोज अहमद ने बताया कि इस प्रकरण में बीएसए से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि संक्रमण के शिकार अध्यापक साक्ष्य के साथ प्रत्यावेदन दे तो उनका वेतन अवमुक्त कर दिया जाएगा। अजय सिंह ने भी इसका समर्थन किया है। नई दिल्ली, शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए केंद्र ने सभी ग्राम पंचायत को तत्काल प्रभाव से 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। पंचायतों को मिलने वाली यह धनराशि निर्धारित जून 2021 से महीने भर पहले ही अत्यंत जरूरत को देखते हुए अभी जारी कर दी गई है। सरकार की इस वित्तीय मदद से ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूती मिलेगी। जारी की गई 3 स्तरीय ग्राम पंचायती संस्थानों, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और जिला पंचायतों को प्रदान की गई है। ग्रामीण निकायों को इस धनराशि के उपयोग से कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। शहरी क्षेत्रों से पलायन कर गांव में लौटे युवा बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने में इस धनराशि का उपयोग किया जा सकेगा। गांव में मेडिकल सुविधाओं का भारी अभाव है। बेसिक जरूरतों के लिए केंद्र सरकार की इस वित्तीय मदद से बहुत लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने देश के कुल 25 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 8,924 करोड़ रुपए जारी किए हैं। धन का यह आवंटन ऑनलाइन सीधे पंचायतों के बैंक खातों में जमा कराया जाएगा ताकि ग्राम पंचायतों को धन के लिए किसी पर भी निर्भर न रहना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकोप तेजी से फैल रहा है। इस भयावह स्थिति से निपटने में स्थानीय स्तर पर तैयारियां की जा सकेंगी। कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन कराने का दायित्व भी पंचायतों को सौंपा गया है। मुंह पर मास्क लगाना, हाथों और चेहरे को साफ पानी से बार बार धोना और शारीरिक दूरी बनाए रखना जैसे प्राविधानों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पंचायत राज संस्थाओं को मिलने वाली धनराशि की पहली किस्त जून 2021 में जारी होनी चाहिए, लेकिन कोविड-19 महामारी की विभीषिका के मद्देनजर सरकार ने 1 महीने पहले ही इसे जारी कर दिया है। लखनऊ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले कर्मियों को आर्थिक सहायता दिलाने के काम को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित कर दिया है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों से चुनाव प्रशिक्षण व ड्यूटी में जान गंवाने या घायल होने वाले कर्मियों का 3 दिन के भीतर विस्तृत ब्यौरा या आर्थिक सहायता का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने को कहा है। हाल में संपन्न हुए इस चुनाव में कई कर्मियों की कोरोना से मौत की सूचना है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि चुनाव कार्यों के दौरान मृत कर्मियों के संबंध में निर्वाचन ड्यूटी का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोरोना से मौत की दशा में एंटीजन RT-PCR रिपोर्ट तथा स्थायी दिव्यांगता की दशा में CMO CMS द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि चुनाव ड्यूटी में कर्मी के अनुरोध पर अथवा अन्य कारण से छूट दिए जाने की दशा में यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उस आदेश की प्रति भी दी जाए। मिलेगी इतनी राशि। सरकार द्वारा चुनाव प्रशिक्षण, मतदान व मतगणना के दौरान असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में 15 लाख तथा किसी असामयिक आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस, बम ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण व कोरोना से मृत्यु पर 30 लाख की सहायता देने की व्यवस्था की गई है। पूर्ण दिव्यांगता की दशा में 15 लाख तथा अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंक की स्थायी दिव्यांगता पर 7.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लखनऊ प्रदेश के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 15 जून को प्रस्तावित यूपी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट UPCET स्थगित कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा की अगली तिथि बाद में जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 10 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। कोविड संक्रमण के कारण JEE मेन, नीट आदि परीक्षा पहले ही स्थगित की जा चुकी है। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UPCET भी स्थगित कर दी है। प्रदेश में AKTU, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, MMTU गोरखपुर व हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, HBTU कानपुर की UG PG कोर्सों में प्रवेश के लिए इस बार पहली बार NTA से प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है।
पूर्व में ऑनलाइन आवेदन 10 मई तक और प्रवेश परीक्षा 15 जून को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन अब कोविड संक्रमण से एक बार फिर प्रवेश परीक्षा स्थगित करनी पड़ी है और ऑनलाइन प्रवेश आवेदन तिथि भी बढ़ाई गई है। एकेटीयू के प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर सुबोध बैरिया ने बताया कि कोविड के बढ़ते संक्रमण व सीबीएसई यूपी बोर्ड से इंटर परीक्षा टालने के कारण एनटीए को पत्र भेजकर आवेदन व प्रवेश परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसे मान लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना एनटीए की वेबसाइट www.nta.ac.in व upct.nta.nic.in पर अपडेट कर दी गई है। अब विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 मई की शाम तक कर सकते हैं। फीस उसी दिन देर रात तक जमा किए जा सकेंगे। आवेदन पत्र में करेक्शन की विंडो 2 जून को खुलेगी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा की अपडेट जानकारी भी वेबसाइट से ही मिलेगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का मॉर्निंग अपडेट। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।